हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 8, जो कि रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के प्रोफेशनल एबिलिटी को लेकर दिया गया है। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आपसे पूछा गया है साक्षात्कार, गाथा विधि, विविधात्मक या मनोभौतिकी। जो गाथा विधि है, एक तरीके से हम जो है इसको वस्तुनिष्ठ विधि में नहीं रखते हैं। साक्षात्कार हो गया, विविधात्मक हो गया, मनोभौतिकी हो गया, ये जो है आपके वस्तुनिष्ठ विधि में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आंदोलन में छात्रों की भागीदारी के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 है, छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए, छात्रों के राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें भाग लेना चाहिए मगर अपने अध्ययन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, या चौथा ऑप्शन है आपके पास, नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु राजनीति में भागीदारी नितांत आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उन्हें भाग तो लेना चाहिए पर अपने अध्ययन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ये जो है कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु क्या है? शिक्षा प्रौद्योगिकी, जिसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें जो है नवीनतम वस्तु क्या है ये पूछा गया है। सॉफ्टवेयर तकनीक का उपयोग, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम जो है अपनी एजुकेशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हमारी पहुँच आप तक नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणों को जो पढ़ाया जाता है उसे वे ना भूलें, यह देखने के लिए प्राण साक्षरता कार्यक्रम में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? प्रवचनों की व्यवस्था, प्रवचनों का मतलब है व्याख्यान से मतलब है यहाँ पर लेक्चर मेथड का प्रयोग करना चाहिए, इसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, प्रयोग व भूल पद्धति का उपयोग करना चाहिए, या शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, मतलब इसे इतना यूजफुल बना दिया जाए कि वो जो है कभी उसको भूलें ही ना। चलिए, हम बात कर लेते हैं हमारे बैच के बारे में। रेलवे टीजीटी पीजीटी 2025 जो कि विज्ञापन निकल चुका है, और इस समय हमने 2 बैच स्टार्ट किए हैं संकल्प बैच के नाम से। संकल्प बैच में 50 नंबरों की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि प्रोफेशनल एबिलिटी का पूरा पोर्शन होगा वो पूरा हम कवर करने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस दिया गया 50 अंकों का, वो पूरा सिलेबस हमारे इस बैच में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम आपको देंगे क्या, वो आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको जो है पीडीएफ्स मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 20 जो कि सीवीटी मोड में होंगे, जैसा कि आप ऑनलाइन मोड में लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बैच, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ होंगी। ये 20 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से उपलब्ध होगा, और ये दोनों ही हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी संकल्प बैच में या सफलता बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? गुरु अपने कार्य के लिए उनका शोषण किया करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था, उनके साथ पुत्रवत व्यवहार रखते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनके साथ पुत्र जैसा या पुत्रवत व्यवहार रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस तरह का दंड दिया जाता था? वैदिक काल याद रखिएगा, बहुत कठोर दंड, कोई दंड नहीं, शारीरिक दंड। इसका जो
या गुरु कभी कभी उसे ठोकर मारकर भी देते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक तरीके से दंड की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उनको अल्पाहार के रूप में दंड दिया जाता था। दंड की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, अल्पाहार कर दिया जाता था कुछ समय के लिए। 3 महीने का अल्पाहार उनको कर दिया जाता था। अल्पाहार का मतलब हो जाता है कि भोजन की मात्रा उनकी कम कर दी जाती थी। जैसे कि अगर किसी बच्चे को 3 टाइम भोजन देना है तो 3 टाइम तो भोजन भोजन दिया जाएगा, लेकिन 3 टाइम में अगर एग्जाम्पल के तौर पे प्रत्येक बार उसको अगर 100 ग्राम भोजन दिया जा रहा है तो उसकी मात्रा 80 ग्राम कर दी जाएगी या 17 ग्राम कर दी जाएगी, और ये जो है 3 महीने तक रहने वाली होगी। तो निश्चित तौर पे जब उसका अल्पाहार कर दिया जाएगा तो अगली बार किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं करेगा और वह जो है स्वयं अपने आप को संतुलित कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो वह किसके पास जाता था? राजा के पास, परिषद में, पढ़ाई छोड़ देता था या स्वयं ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता था? वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को समाधान नहीं मिल पाता था तो ऐसी स्थिति में वह परिषद में जाता था और अपनी समस्या को वहाँ रखता था और परिषद उसकी समस्या का समाधान करता था। परिषद में उसके गुरु के साथ साथ अन्य जो विद्वत जन होते थे, जो कि वेद पाठी ब्राह्मण को शामिल उसमें किया जाता था। एक जो 4 वेद अध्येता था उसको कवर किया जाता था, एक त्रिवेद का, एक वेद का, उपनिषदों का ज्ञाता, एक ब्रह्मचारी। इस तरीके से परिषद का गठन किया जाता था और उस परिषद के में जो है सभी समस्याओं का समाधान किया जाता था छात्रों की जो कि समस्याएं रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मातृभूमि को जानना, सहकारिता, राजनीति में अपनी पैठ बनाना या आत्मज्ञान? इनका जो अंतिम लक्ष्य था वो था आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मानुभूति जिसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य है क्या है, ये आपको बताना है। शरीर पर नियंत्रण जैसे उपवास या कुछ खाद्य पदार्थों का निषेध, अपने लोगों के द्वारा लगाया गया अनुशासन, अनुशासन जो नियम और कानूनों का द्वारा प्रतिपादित नहीं है, अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम थी। नई तालीम के बारे में पता होना चाहिए कि नई तालीम क्या थी। शिक्षक उन्मुख, दस्तकारी केंद्रित, शिशु केंद्रित या मूल सामाजिक केंद्रित? नई तालीम के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा एक सुझाया गया विचार था कि बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जिसमें जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो हो ही, साथ साथ उसको व्यावसायिक रूप से निपुण बनाया जाए, जिससे कि वो आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके और विद्यालय भी आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे कि विद्यालयों में ही उनको जो है निपुण कार्य सिखाए जाएं और उसको जो है एक तरीके से वहीं स्किल्ड वर्कर बना दिया जाए और उसके द्वारा जो भी बच्चा सीखेगा, जो उत्पादन करेगा, उस उत्पादन के क्रय करने के बाद जो भी हमारे पास मूल्य आएगा, उस मूल्य के जो पैसा आएगा उस पैसे से हम क्या कर पाएंगे, विद्यालयों का संचालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, बच्चा जो है स्किल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दस्तकारी केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती में शिक्षक शिक्षण कॉलेज को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विनय भवन। जो शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान था वो विनय भवन के नाम से जाना जाता था और जो स्कूली शिक्षा देते थे वो शिक्षा भवन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक कवि और राजनेता था, दार्शनिक नहीं, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ याद रखिएगा। अभी तक ये मैं जो है 8वीं सीरीज आपको दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं, जो कि चाहे वो पीजीटी के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों, और सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पर रिपीट होते हैं और आपकी स्टडी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर।
कभी कभी हम स्वामी विवेकानंद लगा देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना हुई थी 1900 में, 1901 में, 1905 या 1940? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। शांति निकेतन पहले शांति निकेतन नहीं था, एक छोटा सा स्कूल था जिसमें 4 से 5 बच्चे पढ़ते थे। धीरे धीरे शांति निकेतन हुआ, आज ये जो है विश्व भारती के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जैसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया, क्यों सुझाया गया ये पूछना है इनका, कि संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी आधुनिक यूरोपियन भाषा को अध्ययन में शामिल करने के लिए। त्रिभाषा में आप मान के चलिए, एक तो हिंदी जो है, साथ ही साथ कोई एक मातृभाषा इंक्लूड हो जाती है और एक विदेशी भाषा इंक्लूड हो जाती है, 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है मुख्य तौर पे। त्रिभाषा सूत्र यही कहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1917, उच्च शिक्षा आयोग 1948, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, सार्जेंट योजना समिति 1944। याद रखना चाहिए कि हमें जो है इन आयोग को उनके नाम के साथ साथ आयोग के नाम से भी इनको याद रखना है। 1948 था वो राधा कृष्णन आयोग इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है राधा कृष्णन आयोग। जो राधा कृष्णन आयोग थे उन्होंने ही जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संकल्पना की, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चे पढ़ सकें और ग्रामीण परिवेश में जो भी जो वहाँ के परिवेश है उन सभी पाठ्यक्रमों को वहाँ उन विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाना चाहिए। ये 1917 सैडलर कमीशन है, 1964 ये जो आपका कोठारी कमीशन है, और ये सार्जेंट कमीशन 1944 है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंट्रल टेंडेंसीज की यहाँ पर बात हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसीज में कौन कौन इंक्लूड किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। कोरिलेशन, मोड, ये बहुलक को मोड कहते हैं, और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी हो जाता है, प्रसार मतलब रेंज हो जाता है। कौन सी ऐसी माप है जो सेंट्रल टेंडेंसी में आती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोड, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 प्रकार की मापों को शामिल किया जाता है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। और ये मानक विचलन है, ये आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आता है, और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में ही आपका रेंज आता है, और कोरिलेशन ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन एक ही समय लाखों तरह की सूचनाएं प्रदान कर सकता है, मगर यह एक बहुत बड़े आरोपों के घेरे में है, क्योंकि यह समय बर्बाद करता है, यह बच्चे हमेशा टीवी ही देखना चाहते हैं, यह बच्चों की एकेडमिक उपलब्धि को प्रभावित करता है, या गुंडागर्दी कामुकतापूर्ण दृश्यों को दिखाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि इसमें कामुकतापूर्ण और गुंडागर्दी जैसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, और वर्तमान समय में तो और भी ज़्यादा इनकी अधिकता हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर तरह के श्रव्य दृश्य शिक्षण प्रणाली के होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक सटीक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। शिक्षक का होना अपरिहार्य है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का शिक्षार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक का होना जो अपरिहार्य है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का परीक्षार्थी पर जो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वायत्त शासन की कौन सी संस्था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए उत्तरदायी है? एक ऐसा आयोग था जब शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि स्थानीय संस्थाओं को ही हमें जो है जो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सौंप देना चाहिए। तो बहुत से ऐसे संस्थान थे जो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायतों के द्वारा, नगरों में नगर निगम या नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। तो इसमें जो
राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत आ जाता है, जिला स्तर पे जिला परिषद नहीं होता, क्षेत्र समिति नहीं होती, शिक्षा निदेशालय ये शामिल नहीं किए जाते। ये अलग तरीके की संस्थाएं हैं। ये जो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत देखेगा, नगरीय स्तर पे नगर निगम या नगर पालिका देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निजी प्रबंधनों द्वारा अंग्रेजी माध्यम के समांतर प्राथमिक विद्यालय क्यों चलाए जा रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय क्यों चलाए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन है आपके पास, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, शिक्षक किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा संरक्षण प्राप्त है, निजी प्रबंधन शिक्षकों को बेहतर नियंत्रण व पर्यवेक्षण में रखते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यालय शिक्षा शुल्क नहीं लेते। इसका जो राइट आंसर होगा वो निजी प्रबंधन शिक्षकों को बेहतर नियंत्रण व पर्यवेक्षण में रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक ही गांव में 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं वरीय बुनियादी विद्यालय और उच्च विद्यालय दोनों में ही क्यों चलाई जा रही हैं? क्योंकि आगे चल के ये जो है क्या करने का था, ये जो है एक तरीके से इनको एक विलय करने की स्थिति में, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें टाइप नहीं हो पाया है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षकों की नौकरी को बचाए रखने हेतु वरीय बुनियादी विद्यालय जिला परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। प्रशासन दोनों को एक साथ विलयन करने की दिशा में सशक्त कदम नहीं उठा सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि विलयन की स्थिति में, उस समय की स्थिति में विलय नहीं कर सकते थे, पर वर्तमान में आपने देखा होगा प्राइमरी और जूनियर उनकी संख्या के आधार पर विलय की स्थिति में आ गए हैं। चलिए फिर आज हम जो है टेस्ट ऑफ द डे का कुछ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये जो है क्वेश्चन जो है वो है जो पहले के टेस्ट में शामिल किए गए थे। इसके पहले के टेस्ट जो हो चुके हैं 7 टेस्ट, उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आपने उनको अच्छे से देखा होगा तो निश्चित तौर पे आप इनका आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। पहला क्वेश्चन है कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई कब हुई? 1792, 1813, 1734, 84 और 1703। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1813। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम शिक्षा की जिम्मेदारी कब ली? या से पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 1773, 1793, 1813 और 1833। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1813। एक मिनट, इसमें जो है आपको मैंने 1813 बताया, इसका 1813 नहीं होगा ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1792। 1792 में जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, क्योंकि 1813 नीचे वाले का आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी ली थी वो 1813 का जो आज्ञापत्र धारा 43 आई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि जहाँ जहाँ हम कंपनी शासित हमारे राज्य हैं वहाँ पर हम जो है खुद की शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र द्वारा किसके बीच व्याप्त विवाद को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया? भारतीय और अंग्रेजों के, पुरातन पदियों और आधुनिकतावादियों के बीच में, या भारतीय राजाओं और कंपनी या गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच में? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो था उनकी शिक्षा को लेकर था और धारा 43 में वर्णित जो भी पैसा वहाँ दिया जा रहा था उससे संबंधित था। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैकाले को बुलाया गया था और 1834 में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें इन दोनों समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया था। इसके बाद आज का जो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन की परिकल्पना क्या थी? गरीबों में से सबसे गरीब को पढ़ाया जाना चाहिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति का प्रसार करना या कतिपय धनी व्यक्तियों को शिक्षित बनाना ताकि उनका ज्ञान अधोमुखी निस्यंदन कर पाए, और ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। हम उनका मानना था कि हमें जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉलो करना चाहिए और फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पर हम जो है क्या करेंगे, हम बच्चों उनको पढ़ाएंगे जो पहले से धनी व्यक्ति हैं, और धनी व्यक्तियों के संपर्क में जो लोग आएंगे वो जो पहले से शिक्षित
रहेंगे और उनके संपर्क में जो रहेंगे उन सबको वो आराम से धीरे धीरे छननी के जैसे कि छन्नी छनती है, और उसी के आधार पर वो जो है उनके संपर्क में जितने लोग आते जाएंगे वो सब शिक्षित होते चले जाएंगे। फिल्ट्रेशन थ्योरी उनका मानना था कि हम सबको शिक्षा नहीं दे सकते, एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको पढ़ा सकते हैं जो पहले से उसके लिए सशक्त हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट खत्म होता है। इनका आंसर आप लोग जो है कमेंट में करके बताइए। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका आंसर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसके लास्ट के जो पहले हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं उनको याद अच्छे से कवर करिए, जिससे कि वो आपको कवर हो जाए। इनका आंसर आप डिटेल में आंसर करिए, जितना मैंने आपको बताया उतना तो करना ही है। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको भी आप कमेंट में करके आंसर करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको याद रहेगा। जितना आप डिटेल में आंसर करते हैं उतना ही ज़्यादा समय तक आप उसको याद रख पाते हैं। तो चलिए, आज के टेस्ट में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक शेयर और एक आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। आपको ऐसे ही मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपको वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।